डियर स्टूडेंट्स, ये डिफेंस एंड सिक्योरिटी का सेकेंड लेक्चर है और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके हैं। इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए और लगाने का कोशिश करिए और चलिए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को, क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एट प्रेजेंट द कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ पॉपी एंड ओपियम इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल्स। वर्तमान में भारत में पोस्ता और अफीम की खेती और प्रसंस्करण को नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। Second, there are no provisions granting bail when an accused is booked under Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 and Unlawful Activities Prevention Act। जब किसी आरोपी को नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत मामला दर्ज किया जाता है तो जमानत देने का कोई प्रबंध नहीं है। The Department of Revenue, Ministry of Finance in the NDPS Act, नोडल मिनिस्ट्री राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय एनडीपीएस अधिनियम का नोडल प्रशासनिक प्राधिकरण है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट एडॉप्ट्स अ रिफॉर्मेटिव अप्रोच टुवर्ड्स ड्रग एडिक्ट्स। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम नशीली दवाओं के आदी लोगों के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोविजन है। ये कह रहा है कि जो हमारे देश में अभी पोस्ता और अफीम की खेती होती है उसको हम लोग नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट अधिनियम के अंतर्गत इनका संचालन करते हैं। तो जो स्यापक पदार्थ हैं उनका जो भी हमारे देश में उत्पाद होता है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एनडीपीएस एक्ट। ये स्टेटमेंट सही है। ये हमारे देश में पहले जो आप देखिएगा कि पॉपी होता था और जो आपके ये कहा जाएगा कि आपके अफीम और यहाँ पे आप जो बात करिएगा पोस्ता, इनका जो कंट्रोल होता था शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ। इसके लिए कई बार आप देखिएगा ओपीएम वॉर्स भी हुए चाइना को लेके और ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर पूरी तरह से 1873 में आया। बाद में उन्होंने ओपीएम एक्ट बनाया, फिर ओपीएम एक्ट 1878 आया, डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 आया और जब इंडिया इंडिपेंडेंस गेन किया तो उसके बाद आप देख सकते हैं नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट आपका आता है। अब इस एक्ट के अंदर क्या है? इस एक्ट के अंदर ये है कि जिस व्यक्ति को इस केस में आपका अरेस्ट किया गया उसी को कोर्ट में प्रूव करना होता है कि वो इनोसेंस है। जैसे ऊपा के अंदर भी इनोसेंसी प्रूव करना है उस इंडिविजुअल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ये आपका काम करता है वो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो ये राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय एनडीपीएस का नोडल प्रशासनिक प्राधिकरण, ये भी सही है। दूसरा इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई बेल की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो कोई बेल की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो ये बात आप देखिए, जहां पे कुछ ऐसा आए कि ऑल या इसमें आपके नो प्रोविजंस या कुछ ऐसे आ जाए ऑलवेज, नो, ऑलवेज, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो एक बार आपको सावधान होना है। कभी भी एग्जामिनेशन में सारे या एक भी नहीं या आपके हमेशा कुछ ऐसे बातें आ जाएं तो थोड़ा सा सावधान हो जाना है। कई बार ऐसे स्टेटमेंट में कमियां होती हैं। तो इसमें ये बोला जा रहा है देयर आर नो प्रोविजंस फॉर ग्रांटिंग बेल। ये जरूर हो सकता है कि एनडीपीएस एक्ट में या अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में बेल लेना असंभव होता है क्योंकि ये बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस होते हैं और बेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा है कि बेल मिलेगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि अगर आपके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है और एक निश्चित समय तक आप किसी व्यक्ति को हिरासत में रख रखे हैं उसके बाद आपको बेल देना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट एडॉप्ट्स अ रिफॉर्मेटिव अप्रोच टुवर्ड्स ड्रग एडिक्ट। तो ये तो बड़ा नॉर्मल सा बात है। हमारे जितने भी आपके एक तरह से पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं उसमें रिफॉर्म का एंगल होता ही होता है।
चाहे आप जेल की बात करिए तो जेल जो भी है दैट इज अ रिफॉर्मेटिव होम टू रिफॉर्म द प्रिजनर्स। तो ये तो प्रोविजन होगा ही होगा। थर्ड आपका फोर्थ प्रोविजन सही है, थर्ड प्रोविजन सही है, सेकंड प्रोविजन आपका गलत है, फर्स्ट प्रोविजन सही है। तो आंसर में ऑल थ्री स्टेटमेंट आर राइट, केवल एक स्टेटमेंट इसमें गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए इसमें एक और पॉइंट देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनड्यू डिले अगर होगा आपके ट्रायल में तो दिस इज अ ग्राउंड दैट द पर्सन कैन बी गिवन बेल। और इन सारे केसेज में क्या है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसी को अपना इनोसेंस प्रूव करना होता है कि हमने कोई ऐसा स्वापक पदार्थ ड्रग्स का यूज नहीं किया। तो ये भी एक बड़ा स्ट्रिंजेंट प्रोविजन हो जाता है जिसमें एक तरह से बेल मिलना वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन ऐसा है कि मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग देखते हैं। सीमा सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। द बीएसएफ वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बीएसएफ रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। बीएसएफ कैन कैरी आउट ऑपरेशंस अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल बाउंड्री इन द इंडियन स्टेट। बीएसएफ भारतीय राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर तक ऑपरेशन चला सकती है। इन इंडिया बीएसएफ कैरीज आउट ऑपरेशन इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। भारत में बीएसएफ गुजरात, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और असम राज्य में ऑपरेशन करता है। चलिए देखते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे ये बात आपको समझना है कि दो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो आप देख सकते हैं कि जो जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेज, और एक हम लोग बोलते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं इनका जो ऑपरेशनल कंट्रोल होता है ये बेसिकली किसके हाथ में होता है, ये होता है मिलिट्री के हाथ में। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है ये किसके हाथ में होता है, ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम के हाथ में। तो ऑपरेशनल कंट्रोल का मतलब किसी आपके ऑफिसर की पोस्टिंग कहाँ पे होगी, किस एरिया में काम करेगा, क्या क्या उसको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, ये सब आपका ऑपरेशनल कंट्रोल है। एडमिनिस्ट्रेटिव में आपका एक तरह से प्रमोशन आ जाएगा, आपके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन अगर होना है वो आ जाएगा, ठीक है, आपके डिमोशन से रिलेटेड बातें आ जाएंगी। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में आ जाता है। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में जो ऑपरेशनल कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ये दोनों किसके पास होता है, ये दोनों होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम के पास। हमारे यहाँ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में आसाम राइफल्स आता है और दूसरा कोस्ट गार्ड आते हैं। बाकी जितने भी आपको फोर्सेज मिलेंगे वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, जैसे आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, आईटीबीपी हो गया, या सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीमा सुरक्षा बल हो गया। तो ये सब जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आपके होते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। इनको हेड करता है कोई एसपी, एसपी रैंक, एसपी या इससे हायर रैंक का जो भी ऑफिसर होगा, मतलब ही विल बी एन आईपीएस ऑफिसर। सिंपली आप इसको देखिएगा तो आईपीएस ऑफिसर होगा इंडियन पुलिस सर्विस का। ये जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं इनको जो हेड करता है वो कोई आर्मी का ऑफिसर होगा। तो ये डिफरेंस होता है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर आता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कंट्रोल में आता है। दूसरा, बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक आज़ादी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में जाकर ऑपरेशन नियंत्रण चला सकता है। और ये जो बीएसएफ है ये दो जगहों पे पोस्टेड है। अगर आप बात करेगा तो बीएसएफ इज पोस्टेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, गुजरात। ये बॉर्डर किसका मैन करता है, ये बॉर्डर मैन करता है इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश। तो इंडिया पाकिस्तान में आपका जो बाउंड्री मैन करेगा वो आप देखिएगा गुजरात, फिर राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। और इधर अगर आप बात करेगा बांग्लादेश के साथ तो ये आसाम और वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर्स मैन करता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेगा कि बीएसएफ आपके गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है
डिफेंस मिनिस्टर के अंदर नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी जो 2 स्टेटमेंट हैं वो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ICBMs are ballistic missiles that have a range of 5500 किलोमीटर। ICBM बैलिस्टिक मिसाइलों की मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से अधिक है। दे आर प्राइमली डिजाइन फॉर न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवरी। ये मुख्य रूप से परमाणु हथियार वितरण के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रेजेंटली इंडिया इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट आर डॉक्यूमेंटेड पोजीशन ऑफ लैंड बेस्ड ICBMs। वर्तमान में भारत उन देशों की सूची में नहीं है जिनके पास भूमि आधारित ICBM का दस्तावेजीकरण है। अब देखिए इसमें आप देखिएगा कि ये तो स्टेटमेंट सही है। 5500 से ऊपर अगर आपका रेंज है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे जाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि जनरली महाद्वीपों के बीच की दूरी आप 5500 के आसपास आपकी है, कई सारे आप देखिएगा, तो इस वजह से इनको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बोला जाता है। दूसरा, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं इनका एक और खूबी होता है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को लेके जा सकते हैं अपने साथ, कन्वेंशनल वेपन्स न्यूक्लियर वेपन्स को लेके जा सकते हैं। और उसके साथ साथ आप देखिएगा कि ये आपके लैंड बेस्ड जो आपका है ये हमारे इंडिया के पास है। इंडिया हैज अ कैपेसिटी फॉर लैंड बेस्ड ICBMs। हमारे पास अभी अग्नि के सीरीज हैं जो डेवलप हो रहे हैं। सूर्य एक सीरीज आपका डेवलप हो रहा है जो 10,000 किलोमीटर तक आपके जाने की क्षमता रखता है। अग्नि 6 की बात आप करिएगा तो वो 6000 प्लस 6000 to 8000 किलोमीटर की कैपेसिटी आपका रखता है। तो ये आप देखिएगा कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। 2 स्टेटमेंट सही हैं। दूसरा बात आपको जानना है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स ये बेसिकली जमीन से हवा में जाते हैं और फिर ट्राजेक्ट्री वापस जमीन पे आती है। जितना हाइट ये गेन करते हैं उतना ही पोटेंशियल होता है डिस्ट्रक्शन का। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा हाइट गेन करेंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो डिस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो क्रूज मिसाइल्स होते हैं वो सरफेस टू सरफेस लार्जली मूव करते हैं। क्रूज मिसाइल्स को ट्रैक करना थोड़ा सा कठिन काम होता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक करना थोड़ा सा आसान माना जा सकता है। दूसरा, आप ये देख सकते हैं कि क्रूज मिसाइल्स हाईली मैन्यूरेबल हैं, बहुत तेज़ी से इनके डायरेक्शंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। टारगेट मूव कर रहा है तो टारगेट के पीछे ही लग सकते हैं। इनको GPS सिस्टम से कंट्रोल करके आप काम कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि जो मैन्यूरेबिलिटी है बैलिस्टिक मिसाइल्स का काफ़ी सीमित है, इनका परिवर्तन नहीं हो सकता। एक बार टारगेट डिसाइड हो गया, आपने इनको छोड़ दिया तो ये एक निश्चित ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेंगे और एक निश्चित जगह पे जाके गिरेंगे, जबकि क्रूज मिसाइल्स का डायरेक्शन आप आसानी से मैनोवर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फ्लाइट पाथ क्या है, हाई एल्टीट्यूड रहेगा और ये लो एल्टीट्यूड, ये इनकी ऊंचाई काफ़ी कम रहती है। प्रोपल्जन जिसमें जो इसमें एनर्जी सिस्टम यूज होगा, सॉलिड और लिक्विड रॉकेट मोटर होता है। यहाँ पे टर्बोजेट इंजन्स यूज होते हैं। रेंज लॉन्ग रेंज होते हैं, ये शॉर्ट टू मीडियम रेंज होते हैं। एक्यूरेसी हाईली एक्यूरेट इन हिटिंग स्टेशनरी टारगेट, अगर टारगेट एक जगह पे स्थिर है तो उसको मारने में क्षमता बहुत अच्छी होती है। इनकी जो एक्यूरेसी होती है, चाहे स्टेशनरी टारगेट हो चाहे मूविंग टारगेट हो, दोनों में एक कैपेसिटी रखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें 2 स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। अब अगला बात आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या किन किन देशों के पास ये क्षमता है। नॉर्थ कोरिया, रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इंडिया एंड इजराइल, इन देशों के पास आपकी क्षमता है जो आप देख सकते हैं। रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स बाय डिफ़ॉल्ट हर तरह की क्षमता लेके चलते हैं। चाइना भी अब उसी कैटेगरी में आ रहा है। यूनाइटेड किंगडम भी उसी कैटेगरी में है। नॉर्थ कोरिया, इंडिया, इजराइल और फ्रांस, ये 4 देश और हैं जो आप देख सकते हैं। तो टोटल लगभग आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 कंट्रीज हैं जिनके पास ICBM की कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी एड्रेस द इशू रिगार्डिंग आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट और रिकमेंडेड फॉर द रिपील ऑफ ASPA एक्ट।
निम्नलिखित में से किस समिति ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया या आसपा अधिनियम को निरस्त करने की सिफारिश की? जस्टिस वर्मा कमेटी, बीपी जीवन रेड्डी कमेटी, एनके सिंह कमेटी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। देखिएगा, सेकंड एआरसी ने भी आसपा के बारे में बात किया, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के बारे में बात किया है। और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के बारे में जो भी इंस्टीट्यूशंस बात करते हैं तो आसपा बाय डिफॉल्ट उसमें रिकमेंडेशन देते हैं। इनके कई सारे आपके सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है, टेररिज्म को कर्व करने के लिए, उसमें आसपा के बारे में बोला है, पब्लिक ऑर्डर में बोला है, पुलिस रिफॉर्म्स में बोला है। तो सेकंड एआरसी तो आप देखिएगा कि आसपा को लेके बात किया है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। जस्टिस वर्मा कमेटी जनरली बनाया गया था निर्भया हत्याकांड के बाद, निर्भया गैंग रेप केस के बाद, और दिस वाज आपके क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसने वुमेन के सेफ्टी को लेके और सेक्सुअल एक्सप्लॉटेशन को लेके आपका कुछ रिकमेंडेशन दिया था। उस बेसिस पे इसने आसपा का जो मिसयूज होता था और जो कंप्लेन था नॉर्थ ईस्ट में, स्पेसिफिकली वुमेन सेंट्रिक कंप्लेन था अगेंस्ट द डिफेंस फोर्सेज, उसके बारे में भी रिपोर्ट आपका कहा और इसने एक तरह से रिपील करने की बात की। जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी इज ऑल्सो रिलेटेड टू आपके आसपा। तो इसमें एनके सिंह जो कमिटी है ये बेसिकली आपका 15th फाइनेंस कमीशन का कमिटी है, तो ये नहीं रिलेटेड है। बाकी ये जो तीनों हैं आप देखिएगा, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमेटी और सेकंड एआरसी, इसने तो रिपील करने की ही बात कर दी कि इन दोनों को, मतलब इन दोनों ने आसपा को रिपील करने की बात की। जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा कि इसमें काफ़ी आप चेंजेस करिए, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है इन केसेज में सिक्योरिटी फोर्सेज को, कि अगर वो गैंग रेप कर रहे हैं महिलाओं के साथ तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगा आसपा के अंदर, ये सब हटा दीजिए। और बाद में अमेंडमेंट्स हुए कि अगर इस तरह का कोई आपका केस पाया जाता है तो सिक्योरिटी फोर्सेज को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड एक कमिटी था जस्टिस हेगड़े, इसने भी सीधे सीधे कहा था कि देयर इज अ मिसयूज ऑफ आसपा इन नॉर्थ ईस्ट। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देखिएगा बीपी जीवन रेड्डी, वर्मा कमेटी, सेकंड एआरसी और एक और इसमें जोड़ सकते हैं जस्टिस हेगड़े कमेटी, ये सब आसपा से रिलेटेड है। एनके सिंह इज रिलेटेड विद 15th फाइनेंस कमीशन। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं। द टर्म एफआईआर इज डिफाइंड इन द आईपीसी। A zero FIR is an FIR filed in any police station by the victim, irrespective of their residence or place of occurrence of crime. The provision of zero FIR came up based on the recommendation of Justice Verma Committee. प्रथम सूचना रिपोर्ट शब्द को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है। जीरो FIR पीड़ित द्वारा किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई FIR है, चाहे उनका निवास स्थान या अपराध घटित होने का स्थान कुछ भी हो। जीरो एफआईआर का प्रावधान जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिश के आधार पर आया। देखिए, जीरो एफआईआर का कंसेप्ट जस्टिस वर्मा कमेटी के कहने पे ही आया, और ये जस्टिस वर्मा कमेटी किस में बना था? निर्भया हत्याकांड में आपका बना था। इन्होंने कहा था कि वुमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए जीरो एफआईआर का कंसेप्ट होना चाहिए। और जीरो एफआईआर क्या होता है? कहीं पे भी किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके आप एफआईआर कर सकते हैं। उस पुलिस स्टेशन को ये एफआईआर दर्ज कराना होगा, और ये बिना किसी आपको नंबर देते हुए, ये आपका नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है एफआईआर का, वो बिना कोई देते हुए आपका एफआईआर दर्ज करेगा। दिस पुलिस स्टेशन विल सी द एरिया वेयर द क्राइम हैज बीन कमिटेड, इट विल ट्रांसफर द केस टू द कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन। कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन को ये ट्रांसफर करेगा, और जो संबंधित पुलिस स्टेशन है वो फिर आपका एफआईआर नंबर आपको प्रोवाइड करेगा और वहाँ पे तहकीकात शुरू होगी। तो जीरो एफआईआर निर्भया हत्याकांड के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी ने रिकमेंड किया था। जीरो एफआईआर अब हमारे देश में प्रैक्टिस में भी आ गया है, और ये क्या होता है कि पीड़ित द्वारा किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे उनका निवास स्थान हो या नहीं। द टर्म एफआईआर इज डिफाइंड इन आईपीसी, तो आईपीसी में भी नहीं डिफाइंड है, सीआरपीसी में भी नहीं डिफाइंड है, किसी एक्ट में भी नहीं डिफाइंड है। तो ये स्टेटमेंट जनरली जैसे आपसे ये बोला जाए कि
डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जनरली ऐसा आप देखिएगा कि कोई परिभाषा नहीं दिया गया है। डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, डेफिनेशन ऑफ SEBC, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, डेफिनेशन ऑफ EWS, डेफिनेशन नहीं दिया गया। तो डेफिनेशन का कोई कंसेप्ट आपका बहुत सारे जगहों पे नहीं है। पब्लिक ऑर्डर क्या है, मोरलिटी क्या है, डिसेंसी क्या है, तो ये डेफिनेशन नहीं दिया जाता है बहुत जगहों पे। और ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो एक बार ज़रूर सोचिए कि डेफिनेशन की बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी एक्ट में, तो थोड़ा सा कई बार नहीं होता है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है, सेकंड सही है, थर्ड आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं द टर्म FIR इज नॉट डिफाइंड इन द IPC, CRPC और इन एनी अदर लॉ but in police regulation or rules, information recorded under section 154 of CRPC is known as FIR। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, CRPC की धारा 154 के तहत दर्ज की गई जानकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। डेफिनेशन नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग FIR। द इंफॉर्मेशन मस्ट रिलेट टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। It should be given in writing or orally to the head of the police station. It must be written down and signed by the informant and its key points should be recorded in a daily diary। प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित होनी चाहिए। इसे लिखित या मौखिक रूप से थाना अध्यक्ष को देना चाहिए। इसे मुखबिर द्वारा लिखा या हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और इसके मुख्य बिंदुओं को एक दैनिक डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। द इंफॉर्मेशन मस्ट रिलेट टू कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। जनरली संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय या गैर संज्ञेय अपराध आप देख सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस को उस अपराध का संज्ञान लेने की क्षमता होती है, अपने आप ही वो संज्ञान ले सकता है और इसमें वो गिरफ्तारी कर सकता है बिना कोर्ट के किसी वारंट के इशू किए हुए। असंज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें पुलिस को ये अधिकार नहीं होता कि वो किसी व्यक्ति का अपराध अगर उसके खिलाफ आप दर्ज करवाना चाह रहे हैं तो मामला दर्ज करवा ले और जाके उसको हिरासत में ले ले, जब तक कि ये व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराध हुआ है असंज्ञेय अपराध वो न्यायालय में नहीं जाता और न्यायालय जब तक कोई वारंट इशू नहीं करता पुलिस को असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तार करने की अधिकार नहीं दिए गए। यहाँ पे जांच करने के लिए भी, संज्ञेय अपराध में भी जांच करने के लिए आपको न्यायालय से अनुमति की जरूरत नहीं होती, लेकिन असंज्ञेय अपराध में जांच भी करना है तो न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ेगी आपको। जनरली जो संज्ञेय अपराध होते हैं उसमें जघन्य अपराध आते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, रेप हो गया। और असंज्ञेय अपराध में बड़े आपके जो अपराध होते हैं वो कम आप कह सकते हैं जघन्य होते हैं। और जैसे इसमें किसी का मानहानि आपने कर दिया, संपत्ति से संबंधित कोई बातें हो गई, तो ये सब आप देख सकते हैं। फॉर्जरी हो गया, चीटिंग हो गया। तो यहाँ पे पेटिशनर क्या होगा, यहाँ पे पेटिशन कैसे होगा, FIR होगा और आपको कंप्लेन करना पड़ेगा और यहाँ पे कंप्लेन होगा, फिर कोर्ट आपके पुलिस को ऑर्डर देगा। तो ये देख सकते हैं। तो जो FIR होता है वो किससे रिलेटेड होता है, संज्ञेय अपराध से, सही बात है। लिखित रूप में या मौखिक, ये ध्यान रखिएगा मौखिक भी माना जाता है, लेकिन दिया किसको जाएगा, SHO को आपका दिया जाएगा। और जब SHO को दिया जाएगा तो आप जो भी इसमें बातों को लिखिएगा बोलिएगा उसका सिग्नेचर किया जाएगा आपके द्वारा और ये उसके डायरी में, वहाँ के पुलिस डायरी में ये नोट होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द RPF इज एन आर्म्ड फोर्स अंडर द ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। RPF संबंधित राज्य के परिचालन और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सशस्त्र बल है। इट इज टास्क विद प्रोटेक्टिंग एंड securing railway property, the passenger area
एंड द पैसेंजर देमसेल्फ। इसका कार्य रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्रों और स्वयं यात्रियों की सुरक्षा करना है। आरपीएफ इज लेड बाय डायरेक्टर जनरल। आरपीएफ का नेतृत्व एक महानिदेशक द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं, जो आपके रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, ये प्रशासनिक नियंत्रण में राज्य सरकार के नहीं आता। आरपीएफ जो आपका नियंत्रण में आता है वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में आता है। इट कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी तरह का एक और फोर्स होता है जीआरपी। जो आप लोग रेलवे में अगर ट्रैवल किए होंगे तो एक फोर्स कई बार सुनते हैं जीआरपी आपका मूवमेंट पे है या आरपीएफ मूवमेंट पे है। तो जीआरपी जनरल जो आपकी पुलिस होती है, रेलवे पुलिस होती है, वो हर एक स्टेट की अपनी होती है। ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती है, जबकि आरपीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करता है। इसका काम होता है कि ये रेलवे की संपत्ति का सुरक्षा करे और जो पैसेंजर्स के क्षेत्र हैं और जो यहाँ पे यात्री हैं उनका सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। और जनरली इसको डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं। आईपीएस ऑफिसर डायरेक्टर जनरल हेड करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 आपका गलत है, बाकी दोनों सही है। ठीक है। आरपीएफ इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और ये आरपीएफ एक्ट 1957 के अंदर बनाया गया था। बाद में इसको अमेंडमेंट किया गया, आरपीएफ अमेंडमेंट एक्ट 1985, जिसके अंदर इसको पावर्स दिए गए। और ये बेसिकली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेलवे के प्रॉपर्टी को और जो आपके पैसेंजर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से जीआरपी होता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, ये हर एक स्टेट का अपना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवर्तन निदेशालय राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक बहुविषयक संगठन है। प्रवर्तन निदेशालय के वैधानिक कार्यों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का प्रवर्तन शामिल है? डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन under the Department of Revenue, Ministry of Finance. The statutory function of Enforcement Directorate include the enforcement of which of the following acts? क्या क्या ये लागू करवाता है? PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। देखिए जो हमारा ईडी है ये इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करता है, प्लस एक और ऑर्गेनाइजेशन है कोफे पोसा, उसके अंदर भी काम करता है। पहले हमारे देश में फेरा एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। बाद में फेरा के जगह पे फेमा आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेमा के अंदर भी जो विदेशी मुद्रा आती है उसका प्रबंधन करना, कोई विदेशी मुद्रा का तस्करी तो नहीं कर रहा, वो भी आपका देखना। फिर 2015-16 से 17-18 के बीच में कई सारे लोग हमारे देश में बैंक से उधार लिए और भाग गए देश को छोड़ के। नीरव मोदी, मेहुल चोस्की, विजय माल्या। जब ऐसे लोग भागे तो उनके लिए एक नियम बनाया गया, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट्स। तो जो देश छोड़ के भाग जाते हैं, यहाँ से उधार लेके चले जाते हैं, तो उनके लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम बनाया गया। और मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए धन शोधन जो एक प्रोसेस है जिसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, हवाला के चैनल्स हैं, फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं, या आप सेल कंपनी बना रखते हैं, तो उसके थ्रू जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसको भी टैकल करने के लिए आपका पीएमएलए एक्ट बना। और एक और एक्ट है कोफे पोसा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। तो इन सारों के चलते हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पावर मिलता है। ऑल दीज एक्ट्स प्रोवाइड पावर टू द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी को ये सारे पावर्स मिलते हैं इसी के थ्रू। तो ये अरेस्ट की भी पावर है, सीजर की भी पावर है, सब कुछ इसके अंदर इनको मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं पीएमएलए एक्ट, फेमा के अंदर फिगरेटिव ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट, कोफे पूसा, सब के अंदर इनको पावर मिलता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्यूअल यूज आइटम। दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दे आर प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी डेट कैन हैव बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री और नॉन मिलिट्री एप्लीकेशंस। ये ऐसे उत्पाद और प्रौद्योगिकियां हैं जिनका नागरिक और सैन्य या गैर सैन्य दोनों अनुप्रयोग हो सकते हैं। इन इंडिया दीज आइटम्स आर रेगुलेटेड एज पर इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी।
भारत में इन वस्तुओं को भारत के विदेश व्यापार नीति के अनुसार विनियमित किया जाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज prepares a specialized list of dual use items to ensure that these items are traded in compliance with international regimes. व्यापार उपचार महानिदेशालय दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं की एक विशेष सूची तैयार करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वस्तुओं का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अनुपालन में किया जाता है। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन और आगे भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। ड्यूअल यूज आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जिनका आप सिविलियन पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, मिलिट्री पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप किसी कंट्री से ड्रोन मंगवा रहे हैं, तो ड्रोन क्या है? ड्रोन कैन बी यूज फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, ड्रोन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर फिल्म इंडस्ट्री, अब तो शादियों में भी खूब यूज होते हैं। तो ये सिविलियन पर्पज है। लेकिन ड्रोन से आप क्या कर सकते हैं? दूसरे देशों पे अटैक भी कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं रसिया और यूक्रेन में, या अभी आपने देखा ईरान और इजराइल में, या आपके हमास और इजराइल में भी आप देखेंगे। तो ड्रोन्स का मल्टीपर्पज यूज है। दे कैन बी यूज फॉर सिविलियन पर्पज एज वेल एज दे कैन बी यूज फॉर मिलिट्री पर्पज। तो ये ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है। ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी का मतलब आप ऐसा इंपोर्ट कर रहे हैं जो सिविलियन और मिलिट्री पर्पज दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो इसका जो रेगुलेशन हमारे देश में है वो इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थ्रू होता है। ये तो आपका ये ड्यूअल पर्पज का मतलब भी यही होता है, सेकंड वाला भी सही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज इसका स्पेशलाइज्ड लिस्ट बनाता है? नहीं, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इसका लिस्ट बनाता है। तो थर्ड जो ऑप्शन है ये गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। तो करेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT prepares a specialized SCOMET, specialty chemicals, organism, materials, equipment and technology, जो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। तो विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी, इसका एक सूची तैयार करता है और ये बताता है कि इसका आप किस तरह से आयात कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, ड्यूअल यूज इसका कैसे हो सकता है, उसके संबंध में सारा काम आपका करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। वहाँ पे आपका क्या होगा? DGFT होगा, इसमें DGTR लिखा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिसाइल एंड ड्यूअल यूज एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम। मिसाइल और दोहरे उपयोग निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। Their agreement among major supplier countries aimed at preventing proliferation of certain military and dual-use technologies, particularly those related to weapons of mass destruction. ये प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों के बीच हुए समझौते हैं जिनका उद्देश्य कुछ सैन्य और दोहरे उपयोग वाले प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से सामूहिक विनाश के हथियारों के संबंधित प्रौद्योगिकियों के प्रसार को रोकना है। These agreements are independent of United Nations. They apply only to the member countries with no obligation for others to join. यह केवल अपने सदस्यों पर लागू होते हैं, दूसरों के शामिल होने की कोई बाध्यता नहीं है। देखिए, इसको अभी थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। 11वां क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर राइट। इस पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि कोई भी चीज़ विश्व में होता है तो यूनाइटेड नेशंस का जरूर उसमें कुछ ना कुछ रोल होता है, लेकिन इन एग्रीमेंट्स में आप देखिएगा यूनाइटेड नेशंस का कोई रोल नहीं है। और ये बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट होते हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं केवल उन्हीं पे लागू होता है, बाकी लोगों पे लागू नहीं होता। तो नेक्स्ट आगे स्टेप देखते हैं उस क्वेश्चन, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये बात। अब देखिए इसमें क्या है, आंसर है सी, तीनों आपके स्टेटमेंट सही हैं। मिसाइल एंड ड्यूअल यूज एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, ये वॉलेंटरी एग्रीमेंट होते हैं, बेसिकली स्वैच्छिक समझौते होते हैं दो देशों के बीच में, या जो संस्थाएं आपने ज्वाइन कर रखी हैं, जैसे अभी आपका आएगा MTCR आ जाएगा, वेस्टनार एग्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है, तो NSG का आपका आ जाएगा, तो उसमें आप ये बातें देख सकते हैं। तो स्वैच्छिक समझौते होते हैं और ये जो प्रसार है सैन्य या आपके एक तरह से कहा जा सकता है कि उसका शांति प्रिय भी यूज हो सकता है, और ऐसे जो आयुध जो कि
आपके सामूहिक विनाश के हथियार हैं उनका प्रचार प्रसार रोकने के लिए होता है। संयुक्त राष्ट्र का इसमें कोई लेना देना नहीं है, उनसे स्वतंत्र होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा और पॉइंट क्लियर होगा। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल एंड ड्यूअल यूज एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम। भारत निम्नलिखित में से किस मिसाइल और दोहरे उपयोग निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य नहीं है? ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, MTCR मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, वासनार एग्रीमेंट, वासनार व्यवस्था। देखिए इसमें भारत 3 का तो सदस्य है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, MTCR और वासनार एग्रीमेंट। इसमें वो प्रयास कर रहा है कि NSG का सदस्य बन जाए, लेकिन चाइना की वजह से नहीं बन पा रहा। चाइना इसको बार बार वीटो कर देता है, क्योंकि अगर NSG का हम लोग मेंबर बन जाएंगे तो इससे बड़े सारे फायदे हैं, उसको अभी देखा जाएगा क्या क्या है, पहले ये देख लेते हैं। देखिए जो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी हैं, जो आयुधों के ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी हैं, उसमें ये सब एग्रीमेंट आपके हैं। वासनार एग्रीमेंट, MTCR, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जंगीर कमिटी। तो ये आप देख सकते हैं, ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नॉन प्रोलिफरेशन के लिए आपके बनाए गए हैं कि उनका प्रचार प्रसार ना हो, जो सामूहिक विनाश के हथियार हैं। तो MTCR क्या है? ये बहुपक्षीय आप देख सकते हैं, सर्वसम्मति वाला एक संस्था है और इसमें 35 सदस्य हैं, 35 इसमें देश हैं जो स्वैच्छिक रूप से समर्पण किए हैं, कमिटेड, कि हम लोग जो मिसाइल हैं, जो केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स को प्रमोट कर सकते हैं और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये हैं, इनको एक तरह से रेगुलेट किया जाए, तो इनका प्रचार प्रसार रोका जाए। MTCR में अभी आप देखिएगा कि इंडिया इसका मेंबर बना है और इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल था, ब्रह्मोस का हमने जो रेंज रखा था वो 299 किलोमीटर के आसपास था। क्यों? क्योंकि हम लोग MTCR के सदस्य नहीं थे। MTCR कहता है कि अगर आपका जो मिसाइल है उसका अगर रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है और उसकी पेलोड की कैपेसिटी 500 kg है, तो आप MTCR के बाउंड्री के अंदर आते हैं और फिर ऐसे मिसाइल्स को आप किसी दूसरे देश को बेच नहीं सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मोस का जो रेंज हमने रखा था वो 299 किलोमीटर ही रखा गया था। अब जबकि हम लोग MTCR के सदस्य बन चुके हैं, तो अब हम लोग ब्रह्मोस के रेंज को 299 किलोमीटर से आगे बढ़ा सकते हैं और घातक हो सकता है ये। तो ये बात आप देख सकते हैं। इट कंट्रोल्स द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल्स इन्वॉल्व इन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पर्टिकुलरली कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑफ एबव 500 किलोमीटर पेलोड फॉर मोर देन 300 किलोमीटर। ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों और मानव रहित हवाई वाहनों अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV में शामिल प्रौद्योगिकियों, जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें और जो आप उसमें इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उनका एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। स्पेसिफिकली ऐसे आपके मिसाइल्स जिनकी कैपेसिटी 300 किलोमीटर से ज़्यादा है और 500 kg का वो पेलोड लेके चल सकते हैं। ये G7 मेंबर्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 1987 में, और बाद में आप देखिएगा कि ये न्यूक्लियर वेपन्स 500 kg से ऊपर के लिए लिमिट लगाया गया था। बाद में इसको हर तरह के मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स पे एक्सटेंड कर दिया गया। इसका हर तरह के जो आप कह सकते हैं कि वैश्विक आपके नुकसान पहुंचाने वाले हथियार, उन पे एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें 35 मेंबर्स हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है। 4 नॉन एडहेरेंट मेंबर्स हैं जो गैर अनुयायी सदस्य हैं, इजराइल, मैसेडोनिया, रोमानिया एंड स्लोवाकिया। तो इसमें 35 सदस्य कुल हैं। चाइना इसका मेंबर नहीं है, बात आपको ध्यान रखना है। चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ MTCR, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका काम क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, और ये जो इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन नोन एज हेग कोड ऑफ कंडक्ट, जो आपके एक कंडक्ट है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता, इसको और मजबूती प्रदान करता है। ये
अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। ये 1985 में बनाया गया, ये भी स्वैच्छिक संगठन है, ये भी अनौपचारिक संगठन है, और ये आप कह सकते हैं कि किसी निर्यात को नियंत्रण करने के लिए एक समझौता है 42 देशों के बीच में। इसमें यूरोपियन यूनियन भी आपका आएगा, इसके यूरोपियन यूनियन के साथ है ये, और ये देशों के निर्यात को नियंत्रण करता है, और सप्लाई ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स इनको और इनसे रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, तकनीकी है, जो ज्ञान इनसे संबंधित है, किसी देश को या गैर राज्य संस्थाओं को देने के लिए ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि आप अगर दीजिए तो कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उसी के बेसिस पे दे सकते हैं। इसका मिसयूज ना हो, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का मिसयूज ना हो। तो आप देखिएगा कि जो MTCR है वो तो केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर वेपन सबके लिए लागू होता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप जनरली केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से रिलेटेड आपका है। इंडिया इसका मेंबर बन गया है 2018 में। तो आपने एक ऑस्ट्रेलियन ग्रुप देखा, एक आपने देखा है जो MTCR हो गया। MTCR 35 मेंबर बॉडी है। दूसरा आपने क्या देखा है, ये केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर वेपन के लिए यूज होता है। फिर आपने जो सेकेंड मेजर प्रोविजन देखा है वो आपने देखा ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, ये 1985 में बना, 42 मेंबर बॉडी है, और ये केमिकल, बायोलॉजिकल जो आपके क्षमताएं हैं उनको एक तरह से गलत उपयोग ना हो, उनका जो आपका निर्यात है उसका नियंत्रण करने का प्रयास करता है। फिर वासनार एग्रीमेंट है, अगेन ये आपका क्या है, स्वैच्छिक निर्यात व्यवस्था है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। ये 1996 में स्टेब्लिश हुआ, इसमें 42 मेंबर्स हैं, और ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी। तो ये जो भी आपने किसी को पारंपरिक हथियारों के बारे में या दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं या प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण किया है, तो इसका आपको जानकारी देना पड़ेगा। हर 6 महीने पे इसकी जानकारी आपको देनी पड़ती है कि जो भी आपने प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण किए हैं उनका जानकारी आपको इनको प्रदान करना पड़ता है इस ग्रुप में। ड्यूअल यूज का मतलब है एबिलिटी ऑफ अ गुड और टेक्नोलॉजी टू बी यूज फॉर बोथ पर्पज, मिलिट्री और पीसफुल पर्पज। इसका सेक्रेटेरिएट आपको ध्यान में रखना है, वीना ऑस्ट्रिया में आपका है। इसमें 42 मेंबर्स हैं, ठीक है। मोस्टली नाटो कंट्रीज हैं, इंडिया भी इसका मेंबर बन चुका है। हर 6 महीने पे आपको जानकारी देनी पड़ती है, और 2017 में हमने इसका सदस्यता लिया है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, वासनार में 42 और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में 42 मेंबर्स। इंडिया इसमें 2018 में सदस्य बना है, और वासनार ग्रुप में 2017 में आपका सदस्य बना है। और फिर आप देखिएगा MTCR रिजीम है, इसमें अगर आप बात करेंगे तो 35 मेंबर्स आपके हैं, चाइना इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको देखना है, MTCR रिजीम आपका है। अब यहाँ पे अगला जो मेजर पॉइंट आपको जानना है वो NSG के बारे में आपको जानना है। देखिए NSG आपका NPT 1970 में NPT आपका इफेक्ट में आया, न्यूक्लियर वेपन्स को लेके नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आपका आया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनका प्रचार प्रसार रोकने के लिए आपका हुआ था। उसके कंसेप्ट में आप देखिएगा कि 2 सेपरेट मैकेनिज्म आपके तैयार किए गए थे कि जिसकी वजह से न्यूक्लियर एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया जाए। वन वॉज जंगीर कमिटी इन 1971 एंड द सेकेंड वन वॉज NSG। तो NPT को इंप्लीमेंट करने के लिए 2 मेजर आपके स्टेप्स उठाए गए थे, तंत्र डेवलप किया गया था, एक तो जंगीर कमिटी और दूसरा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो यहाँ पे जो जंगीर कमिटी आपका था, इसने कहा कि आप अगर किसी को ऐसा कोई समर्थन देते हैं, मतलब कोई आप आपूर्ति करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, तो 3 कंडीशंस आप ध्यान में रखिएगा। नॉन एक्सप्लोसिव यूज, मतलब आप गैर विस्फोटक उपयोग करिएगा ऐसे किसी भी न्यूक्लियर एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो। IAEA की इस्टेब्लिशमेंट किया जाए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो बाद में आपका बना। दूसरा क्या है, री ट्रांसफर, अगर आप किसी को
तकनीकी का पुनः स्थानांतरण कर रहे हैं तो उसमें भी मेक श्योर करिए कि जिसको भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी इन कंडीशंस को फॉलो करे, वो भी नॉन एक्सप्लोसिव यूज करे और IAEA के अंदर आपका उसका मतलब IAEA के द्वारा कंट्रोल हो उसका। तो ये जंगीर कमेटी के द्वारा हुआ। फिर NSG को पहले फॉर्मली लंदन क्लब के रूप में आपका जाना जाता था, बाद में NSG आपका बना ये। विथ पार्ट 1 गाइडलाइंस NSG एक्सपेंडेड ऑन द 3 इनिशियल सप्लाई क्राइटेरिया एंड इनकॉर्पोरेटेड द ओरिजिनल जंगीर कमेटी ट्रिगर लिस्ट। तो NSG ने जंगीर कमेटी की जो बातें थी इन तीनों को अपने अंदर समाहित किया और फिर इसका आगे आपका जो इंपॉर्टेंस था वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। NSG क्या है? NSG 48 मेंबर नेशन बॉडी है। ये पूरे विश्व में न्यूक्लियर कॉमर्स को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियर जो वाणिज्य है उसका कंट्रोल करता है। इंडिया क्यों चाहता है NSG का मेंबर? NSG का वेबर मिला है इंडिया को, NSG वेबर मिला है। NSG वेबर अमेरिका के प्रयास से हमें मिला 2006 और 8 के बीच में, 2008 में मिला। और उससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए होता तो हम लोग डिपेंडेंट थे रसिया के ऊपर। और क्योंकि NSG के डॉक्ट्राइंस धीरे धीरे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिए, फिर हमें न्यूक्लियर एनर्जी किसी से मिलना बंद हो गया, किसी से भी, रसिया से भी नहीं ले सकते थे। और थोरियम हमारे पास था, लेकिन थोरियम का उपयोग हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी में नहीं कर पा रहे थे। हमारे पास प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी बनाने का कोशिश किया गया, लेकिन लार्जली बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ कि थोरियम को हम यूरेनियम में कन्वर्ट करें और फिर इसका उपयोग कर पाएँ। ऑल्दो यूरेनियम के बड़े सारे रिसोर्सेज हमारे मोनाजाइट सेंट्स में केरला में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद इसका बहुत उपयोग नहीं हो पाया। तो NSG में हम क्यों जाना चाहते हैं, NSG के मेंबर क्यों बनना चाहते हैं? वंस वी बिकम द मेंबर ऑफ द NSG, हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं लार्ज स्केल पे, वो तो हमें अभी भी कर रहे हैं क्योंकि NSG वेबर मिल चुका है, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो वंस वी बिकम द मेंबर ऑफ NSG, एक्सपोर्ट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल फ्रॉम इंडिया। तो इससे न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी में मेनी फोल्ड इंक्रीज हो सकता है इंडिया में। प्राइवेट सेक्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी इसको कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में प्रमोट कर सकता है। तो ये बात आपका चाइना लेकिन नहीं चाहता कि हम NSG के मेंबर बने, तो ये बात आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस? ये काफ़ी डिटेल में लेक्चर 1 में कवर हुआ है। वरुण, इंद्र, गरुण, शक्ति। गरुण शक्ति, गरुण भी हम करते हैं, शक्ति भी हम करते हैं। ये दोनों आप देखिएगा कि हम फ्रांस के साथ करते हैं, लेकिन गरुण शक्ति अगर नाम आ जाएगा तो गरुण शक्ति आपका इंडोनेशिया के साथ किया जाता है और इंद्र हम लोग रसिया के साथ करते हैं। वरुण इज एन एक्सरसाइज विथ फ्रांस। तो केवल आंसर 1 होगा, एक ही आपका है। वरुण इज एन एक्सरसाइज विथ फ्रांस। देखिए वरुण, गरुण और शक्ति ये दोनों एक्सरसाइज है फ्रांस के साथ, लेकिन गरुण शक्ति अगर साथ में आ गया तो ये इंडोनेशिया के साथ है। इंदिरा इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज विथ रसिया। तो ये आप देख सकते हैं, वरुण डेजर्ट नाइट 21 और शक्ति इज एन एक्सरसाइज विथ फ्रांस। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आप लोगों से और आगे का जो टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।